Hello everyone, welcome you all to the Sports Science Academy. And we were studying test measurement. Test measurement is going on. And आज हम पढ़ेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स से जो रिलेटेड है टेस्ट मेजरमेंट से. ठीक है, तो लेट्स प्रोसीड. डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको टॉपिक मिल जाएगा देखने को या नहीं भी मिले, बट कुछ होते हैं टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट होते हैं, वो हम पढ़ेंगे, धीरे धीरे कवर करते जाएंगे सारा. तो ये बेसिक्स तो आपको मैंने बता दिया था. टेस्ट, अगर इवोल्यूशन हम क्लासीफाई करें टेस्ट, तो कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन, ये एरिया है, राइट. और आप देख सकते हो इसका जो सीक्वेंस है दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. टेस्ट मेजरमेंट का इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था. टेस्ट का मतलब टूल, जैसे स्किन फोल्ड कैलिपर क्या है, टूल है, टेस्ट है. मेजरमेंट क्या है, मिलीमीटर या फिर जो भी स्कोरिंग है. और इवोल्यूशन कितना हाई है, पास है, फेल है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी, है ना. फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट, क्या डिफरेंस है फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट में. कई बार आपने ये वर्ड सुना होगा इन पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेटिव एंड समेटिव. ओके, जस्ट 1 मिनट. हाँ, 8 कर लूँ मैं. सी, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट. सपोज अभी क्या चल रहा है, हम पढ़ रहे हैं या फिर यू आर गेटिंग एन ए काइंड ऑफ ट्रेनिंग. आपको कोई ट्रेनिंग मिल रही है, ट्रेनिंग का ड्यूरेशन है 6 मंथ का, और आपने 1 मंथ की पढ़ाई की, उसके बाद में आपने टेस्ट लिया. 1 मंथ की ट्रेनिंग की, उसके बाद आपने टेस्ट लिया, तो वो क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है. और आफ्टर कंप्लीटेशन दिस होल ट्रेनिंग प्रोसेस, आपने 6 मंथ या 1 ईयर की ट्रेनिंग की, है ना, ट्रेनिंग की, स्टडी की, कुछ भी किया, उसके बाद में आप जो करते हो उसको बोलते हैं समेटिव असेसमेंट. तो मेन डिफरेंस टाइमिंग के हिसाब से देखें तो फॉर्मेटिव असेसमेंट इन बिटवीन किया जाता है, इंटरमीडिएट में टेस्ट किया जाता है. और समेटिव असेसमेंट किया जाता है आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ लर्निंग, होल लर्निंग के बाद में, होल ट्रेनिंग के बाद में, होल टीचिंग के बाद में, ये समेटिव असेसमेंट है. फॉर्मेटिव असेसमेंट का ऑब्जेक्टिव अगर हम देखें तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारा जो लर्निंग है, वो जो ट्रेनिंग है, वो सही रास्ते में जा रही है नहीं जा रही है, हमारे जो इंटरमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स है वो फुलफिल हो रहा है, हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं. शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स, जैसे मेरा 1 मंथ का ट्रेनिंग था, उसमें मैंने फोकस किया स्ट्रेंथ पे. स्टार्टिंग का मैंने क्या किया, प्रिपरेटरी फेज में मैंने फोकस किया कि हमारा जो फिटनेस का कंपोनेंट है वो डेवलप हो. तो 1 मंथ के बाद में वो सारे फिटनेस के कंपोनेंट का मैं टेस्ट लूँगा. तो मेरा टारगेट क्या रहेगा कि जो इस टेम्पररी इस मंथ में जो हमने सीखा वो फुलफिल हो पाया नहीं हो पाया. वाइल इन समेटिव असेसमेंट हमारा टारगेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो हमने लर्निंग की है उसका आउटकम को हम देखते हैं कि वो स्टूडेंट ने कितना गेन किया उस टोटल लर्निंग प्रोसेस में, एम को फुलफिल कर पाया या नहीं कर पाया, लर्निंग के एम को हम फुलफिल कर पाए या नहीं कर पाए. आफ्टर 6 मंथ और होल ईयर ऑफ ट्रेनिंग प्रोसेस, एट द एंड हम इवेल्यूएशन करते हैं कि वो पर्सन ने कितना सीखा, क्या सीखा हमारे पूरे लर्निंग से. फॉर्मेटिव असेसमेंट में हम क्या करते हैं, इमीडिएटली बट विथ इन वीक, आफ्टर मंथ, ठीक है, जो भी हमारा क्राइटेरिया उसके हिसाब से हम लर्निंग को टेस्ट करते हैं. जैसे जो टेस्ट हो गए स्कूल, फॉर एग्जांपल नॉलेज टेस्ट के हिसाब से हम देखें, जो क्लास टेस्ट होते हैं, मिड सेमेस्टर होते हैं, ये क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट. और जो सेमेस्टर एग्जाम्स, फाइनल एग्जाम्स होती है, वो समेटिव एग्जाम्स होती है. ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट का ऑब्जेक्टिव और क्या क्या होता है कि हम जो
मतलब मकसद क्या है कि जो लर्निंग है वो सही डायरेक्शन में है या नहीं है, स्टूडेंट पे वो हम जो नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और इसमें जो छोटे शॉर्ट टर्म एरर है उनको करेक्ट किया जा सकता है। बाकी समेटिव असेसमेंट में क्या ये फाइनल है, इसमें हम लर्निंग का टेस्ट नहीं करते, ना तो हम करेक्शन करते हैं कि लर्निंग से हमारा ये हुआ तो ये हमने लर्निंग की मेथड को चेंज करें, ये जस्ट एंड होता है, ठीक है। हम टेस्ट करते हैं फाइनली, क्लियर है। तो ये समेटिव और फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हो, पढ़ सकते हो, इसमें लिखा हुआ है। फॉर्मेटिव असेसमेंट थ्रू आउट द कोर्स कभी भी कर सकते हैं, थ्रू आउट द कोर्स। और समेटिव असेसमेंट एंड क्यों किया जाता है? आइडेंटिफाई गैप्स एंड इम्प्रूविंग लर्निंग। ये रीज़न है। क्या रीज़न है? गैप्स को आइडेंटिफाई करना, लर्निंग प्रोसेस को आइडेंटिफाई क्या करना, टेस्ट करना कि हम सही तरीके से स्टूडेंट के लेवल के हिसाब से लर्निंग हो पा रही या नहीं हो पा रही, या तो नहीं है तो उसको लर्निंग में टीचिंग में चेंजेस करना, ठीक है। इधर क्या है? टोटल नॉलेज जो भी गेन किया वो कितना गेन किया स्टूडेंट ने, उसका आउटकम क्या है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट है क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट और नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट। जस्ट गिव मी एग्जांपल, एनीवन? गिव मी एग्जांपल ऑफ क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट, एनीवन? यस, एनीवन? क्राइटेरिया रेफरेंस असेसमेंट और टेस्ट। सर जो क्राइटेरिया बेस्ड रहता है का एक क्राइटेरिया रहता है, जैसे सर हम ले सकते हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट, सर उसमें क्राइटेरिया रहता है कि कितने वेस्ट पहुंचा है इसके अंदर आना है सर, हाँ, ऐसा कुछ। राइट। देखो, राइट, जैसे हमें क्या है, सपोज एग्जांपल कि मुझे 5000 मीटर के लिए सिलेक्ट करना है, ठीक है। मुझे 5000 मीटर के लिए सिलेक्ट करना है एथलीट्स को, ट्रायल है ना, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम या कुछ भी किसी के लिए रेस के लिए सिलेक्ट करना है फॉर फर्दर सिलेक्शन। अब मैंने क्या किया कि 5000 मीटर जिनका परफॉर्मेंस 17 मिनट से अंदर रहा उन लोगों को मैं यहाँ पे सिलेक्ट किस बेसिस पे कर रहा हूँ कि दोज हु परफॉर्म बिलो 17 मिनट विल बी सिलेक्टेड, और दोज हु नॉट परफॉर्म एबल टू फिनिश द रेस विद इन 17 मिनट, सपोज जिन्होंने 18 मिनट लिया, 20 मिनट लिया, विल नॉट बी सिलेक्टेड, बिलो 17 विल बी सिलेक्टेड। तो ये क्या है? मेरा क्राइटेरिया है, ये मेरा क्राइटेरिया है, एक स्टैंडर्ड सेट किया मैंने, क्राइटेरिया बेस्ड सिलेक्शन असेसमेंट। आई हैव सेट वन स्टैंडर्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन। यहां पे मैं पोजीशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं? क्राइटेरिया। अब वो 10 एथलीट भी सिलेक्ट हो सकते हैं, 20 एथलीट भी सिलेक्ट हो सकते हैं, उस एथलीट की रैंक फर्स्ट भी हो सकती है या 19 भी हो सकती है, नो प्रॉब्लम। अगर एथलीट ने 17 मिनट से अंदर रेस को फिनिश की तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो आई विल फोकस ओनली ऑन द क्राइटेरिया। 50 नंबर से ऊपर लाया तो सिलेक्ट, रैंक कितनी भी हो। 50 नंबर से नीचे आए तो फेल, नॉट सिलेक्टेड। वाइल इन केस ऑफ नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट, यहां हम क्या बात कर रहे हैं? 5000 मीटर में जो टॉप 10 एथलीट रहेंगे, टॉप 10, वो क्या होंगे? सिलेक्ट होंगे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर टाइमिंग। उनका टाइमिंग चाहे 20 मिनट हो या 60 मिनट हो या 25 मिनट हो, जो टॉप 10 एथलीट रहेंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। ये है नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट। तो यहाँ पे हम बात करते हैं पोजीशन के हिसाब से नॉर्म्स में, और यहाँ हम बात करते हैं परफॉर्मेंस के हिसाब से सिलेक्शन। तो आपको ये पॉइंट समझ में आया? हाँ, कई जगह पे दोनों चीज़ें हो सकती है, क्राइटेरिया नॉर्म्स रेफरेंस दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। कई जगह पे जो अपने हिसाब से है, ये तो एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, कई जगह पे दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। क्या कि टाइमिंग 70 मिनट से अंदर आना चाहिए और टॉप 10 भी होना चाहिए, ये दोनों को कंबाइन करके भी सिलेक्शन हो सकता है ना। ठीक है, अगर एथलीट बहुत सारे लोग आ रहे हैं, 50 लोग 17 के अंदर आ रहे हैं, तो 50 लोगों को नहीं सिलेक्ट करना है हमको, टॉप 10 को जो 17 के अंदर आ रहा है, टॉप 10। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो क्राइटेरिया मतलब यू आर जस्ट सिलेक्टिंग ऑन द स्टैंडर्ड। हमने क्या किया? एक स्टैंडर्ड, एक बेंच मार्क सिलेक्ट किया। क्राइटेरिया लिखो,
सिलेक्टेड एज ए बेंच मार्क, हमने एक बेंच मार्क लगा दिया, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि ये परफॉर्मेंस तक अगर रहा, स्कोर, टाइमिंग, वॉट एवर द डेटा इज वेरिएबल इज, तो सिलेक्ट होगा या पास होगा या फेल होगा, उससे बिलो आया तो नहीं। और नॉर्म्स में क्या करते हैं हम, कंपेरेटिव है, ये आपस में स्टूडेंट के बीच में कंपेरेटिव है कि अगर टॉप 10 आया, टॉप 5 आया, तो ये क्या है, पोजीशन के बेसिस पे नॉर्म्स। तो देखो एग्जांपल देख सकते हो आप यहाँ पे, क्लियर है सबको। देखो नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट क्या होता है, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट, एक मिनट, मैंने उल्टा तो नहीं बोल दिया ना। कहाँ गया ये रहा, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट कंपेयर, देखो क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट कंपेयर स्टूडेंट नॉलेज स्किल टेस्ट प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड, है ना। प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड मतलब एक बेंचमार्क। क्या बेंचमार्क है, मैंने क्या बताया था फॉर एग्जांपल कि 15 मिनट के अंदर से 15 मिनट के अंदर 17 मिनट के अंदर आना चाहिए, तो ये प्री डिटरमाइंड मार्क के हिसाब से सिलेक्ट किया जाता है या एक कट ऑफ कर दिया जाता है। क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट परफॉर्म अदर स्टूडेंट डज नॉट अफेक्ट द स्कोर, है ना। यहाँ पे एक स्टैंडर्ड के हिसाब से सिलेक्ट किया जाता है, दूसरे स्टूडेंट का परफॉर्मेंस मैटर नहीं करता, मुझे 17 मिनट के अंदर आना है बस। अब वो कितने लोग आ रहे हैं उससे मुझे मैटर नहीं करता, मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, 10 लोग आ रहे हैं, 20 लोग आ रहे हैं, डजेंट मैटर, आई हैव टू परफॉर्म विद इन 17 मिनट, प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड और कट ऑफ स्कोर, ये क्या है, क्राइटेरिया। ठीक है। नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट क्या होता है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट परफॉर्मेंस सेम एज स्टूडेंट इन द सेम असेसमेंट कंपेयरिंग पर्सन स्कोर अगेंस्ट स्कोर ऑफ सिमिलर ग्रुप ऑफ हु हैव टेकन द सेम एग्जाम। यहाँ पे हम आपस में कंपेयर करते हैं, टॉप 10, टॉप 50, है ना, यहाँ पे पोजिशनल हिसाब से कंपैरिजन होता है। तो ये नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है। क्लियर है सबको, दोनों में डिफरेंस। इधर और देख सकते हो, देखो क्या है क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट, इंफॉर्मेशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल कंपेयर विथ अदर, एक मिनट, पर प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन हाउ इंडिविजुअल परफॉर्म ऑन सम स्टैंडर्ड, ये शायद उल्टा हो गया है। यूजर अलाउ यूजर टू इंटरप्रेट द इंडिविजुअल विदाउट कंसिडरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अदर, ये इसका ये शायद ये जो है ना ऊपर ये रिवर्स हो चुका है, एक मिनट, इंडिविजुअल कंपेयरिंग कंपेयर्ड विथ डेट ऑफ नॉन ग्रुप। अब यहाँ पे क्या है, देखो जो हमने एक स्टैंडर्ड बनाई है ना कि ये जो 70 मिनट से अंदर आना चाहिए, ये हम कुछ ना कुछ देख के बनाते हैं, समझ रहे हो कहने का मतलब। ये जो मैंने बताई अभी तक तो सही बताया था, है ना। अब इसमें एक और क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं कि ये जो मैंने 17 मिनट बनाया है ये किस हिसाब से बनाया। क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट में हम दो चीज़ें देखते हैं कि 17 मिनट से अंदर फिनिश करना चाहिए रेस, ठीक है, पर वो किस हिसाब से बनाया मैंने, कुछ ना कुछ होगा ना। अब मैं जो 50 ईयर्स वाला पर्सन अगर पार्टिसिपेट कर रहा है रेस, तो उसके हिसाब से तो बोलूँगा नहीं मैं कि 17 मिनट के अंदर फिनिश करना चाहिए। ये जो रेफरेंस क्राइटेरिया का भी स्टैंडर्ड बनाना, ये कहीं ना कहीं देख के एक एज सिमिलर एज ग्रुप के ऊपर है। ये सेम क्राइटेरिया या सेम स्टैंडर्ड हम किसी हर पॉपुलेशन पे अप्लाई नहीं कर सकते, है ना। तो ये जो स्टैंडर्ड है ना, ये जो हमने बनाया क्राइटेरिया कि मैंने क्या बोला कि 70 मिनट के अंदर फिनिश करना चाहिए। अब वहाँ पे सपोज अलग अलग एज ग्रुप के पीपल है और जेंडर के पीपल है, तो हर किसी के लिए मेरा क्राइटेरिया फिक्स तो नहीं होगा ना। मैं बोल दूंगा मेल के लिए 17 मिनट जिनकी एज 20 से 25 है, फीमेल के लिए 19 मिनट्स। तो ये जो क्राइटेरिया रेफरेंस भी है ना, ये भी डिपेंड करता है हमारे एज ग्रुप के ऊपर, हमारे एज के ऊपर, हमारे सेक्स के ऊपर। क्लियर है। बाकी क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट है ना क्या करता है, कंपेयर करता है सॉरी स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं हम, कट ऑफ स्कोर से कंपेयर करते हैं। और नॉर्म रेफरेंस टेस्ट हम पोजीशन देखते हैं कि हमारा परफॉर्मेंस दूसरे के कंपेयर में कैसा है, हमारी रैंक कैसी है। तो नॉर्म रेफरेंस मतलब पोजीशन से हिसाब से देखिए, रैंक के हिसाब से देखिए। और क्राइटेरिया मतलब एक स्टैंडर्ड, एक
कट ऑफ परफॉर्मेंस. गॉट इट? क्लियर है सबको? क्लियर है? ओके. Sir, explain non-referenced विच वन? criteria. क्राइटेरिया रेफरेंसेस. Non-referenced criteria. हाँ. Non-referenced criteria. Example. Yes. For example, I have to make a selection of 5,000 meter team. Okay, and this is my team. Now I can select on two bases. I can select on the basis of rank. What rank? I decided the top 10 athlete, those who finish top 10 will be selected. Second thing, I can select on a benchmark, on standard, those who finish below 17 minute will be selected. These two criteria can be set to select the team. First, rank, top 10 athlete. Second, 70 minute. Anyone, anything can be selected, this or this. So if I do the selection on the basis of rank, means rank means what? We are just comparing among themselves. We are comparing now. First, second, third, fourth, fifth, sixth. It is a comparison among themselves. Right? But if we select on the basis of this performance, so this is the cut score. This is the standard benchmark. So this is the criteria reference test, in which we put one benchmark cutoff score. Okay, if any athlete qualify this cutoff, will be selected. And here it is a norms reference test. It is based on position. Are you getting my point? एक मिनट. क्लियर है सबको? Yes, sir. एक मिनट. हाँ, तो ये जो हमारा नॉर्म्स है ना, ये जो स्टैंडर्ड बना है, ये किसके हिसाब से बना है? ये पर्टिकुलर ग्रुप के हिसाब से बनता है नॉर्म्स हमारा, है ना, कि भाई 10 लोग है, ये सिलेक्ट करना है, इसके हिसाब से सिलेक्ट करना है हमको. राइट? और बताता हूँ कुछ की पॉइंट्स मेरे को. When one student performance are compared to might normally accepted of other students norms criteria when student performance compare against pre-established criteria or benchmark. ठीक है, यहाँ पे comparison among the students और it is a benchmark. Sir, compare as UGC net result. Yes, UGC net result. Yes, hello. Am I audible? Yes, sir. हाँ, से बोलो, क्या बोल रहे हो? What you are saying? Sir, compare it as UGC net results, criterion reference or non-reference. See, UGC net select क्या होता है? What actually it selects top 6% students, right? So based on this norms, we make criteria. This अब टॉप 6% स्टूडेंट के हिसाब से क्या निकलता है? कट ऑफ स्कोर निकलता है. तो ये कॉम्बिनेशन हो सकता है क्राइटेरिया नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट का. यहां पे हम क्या कर रहे हैं? टॉप 6 स्टूडेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं, राइट? अब टॉप 6% स्टूडेंट में क्या होता है? हमारा क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट है. क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट, सॉरी नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट है ना. हम क्या है इसमें नॉर्म्स है, क्या बनाते हैं नॉर्म्स कि टॉप 6% स्टूडेंट सिलेक्ट होना चाहिए, राइट? अब इस नॉर्म्स को फुलफिल करने के लिए
टॉप 6 मतलब क्या है, हमने कुछ ना कुछ कट ऑफ सेट करना ही पड़ता है ना, कि जो स्टूडेंट का कट ऑफ कैसे डिसाइड होता है। यहाँ तक बच्चे आए हुए हैं 1% से लेके 6% तक। ये लास्ट वाला जो स्टूडेंट है इसका स्कोर गया सपोज 160, तो ये मेरा कट ऑफ हो जाएगा कि 160 इज कट ऑफ। 160 से ऊपर जिनके भी मार्क्स आए वो सिलेक्टेड है, 160 से नीचे आए जितने भी मार्क्स वो क्या हो जाएंगे, नॉट सिलेक्टेड। तो ये क्या हो जाएगा, बेंच मार्क हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो दिस इज द सिलेक्शन ऑफ नॉन यूजीसी नेट। यस तो सर। ये याद रखना, क्राइटेरिया मीन्स प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड और बेंच मार्क, जिससे हम कंपेयर करते हैं स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को, और नॉर्म्स का इसमें आपस में स्टूडेंट को कंपेयर किया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये आपको बताऊंगा मैं वापस से बाद में। पहले आते हैं हम सोमेटो टाइपिंग के ऊपर। ये आपकी यूजीसी नेट में ये भी टॉपिक दिया हुआ है, सोमेटो टाइपिंग। सोमेटो टाइपिंग क्या होता है? सर बॉडी टाइप। हम्म तो देखो इसमें क्या है, 1940s में डेवलप किया गया था। थोड़ा सा देख लेते हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट विलियम हेल्बर्ट सेल्डन ने ह्यूमन फिजिक्स को क्राइटेरिया क्लासीफाई किया था, एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ और मेसोमॉर्फ। ठीक है, उससे पहले देखें तो हिप्पोक्रेट्स ने भी क्लासीफाई किया था फ्लूइड के ऊपर, है ना। तो ये कई सारे हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे सेल्डन के क्लासिफिकेशन के ऊपर, राइट। तो 1954 में बुक लिखी गई थी एटलस ऑफ मैन, जिसमें सेल्डन ने कैटेगराइज किया बॉडी टाइप को। उसमें सोमेटो टाइप में उसने रैंक दी 1 से लेके 7 तक, है ना। तो सेल्डन का सबसे पहले क्या है, 3 क्या है पार्ट है मेजर, एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ मतलब कैसे लोग, दुबले पतले लोग, स्किनी, वीक, ठीक है, जिनका स्कोर 111 है, 117 है ना। मेसोमॉर्फ मतलब मस्कुलर टाइप के पीपल, मेसोमॉर्फ, जिनका स्कोर जो भी इंडिकेट करता है 171। और एंडोमॉर्फ मतलब थोड़े मोटे हेल्दी लोग, 711। तो ये है सेल्डन्स का सोमेटो टाइप। मतलब इसने बॉडी के टाइप को, फिजिक को देखते हुए, मोर्फोलॉजी को देखते हुए क्लासीफाई किया है एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ। एंडो याद रखना, मोटे हट्टे काते एकदम, ठीक है। अब उनकी जो बॉडी की फिजिक्स के हिसाब से उनका बिहेवियर भी रहेगा, ठीक है। तो उनका बिहेवियर भी रहेगा। जो पतले लोग रहते हैं वो कैसे रहते हैं, पतले लोग रहते हैं ना थोड़े से साई टाइप के, इंट्रोवर्ट टाइप के। और जो मोटे लोग आपने देखा होगा थोड़े हंसते खुलते रहते हैं, फनी टाइप, मतलब थोड़े से एक्सट्रोवर्ट टाइप के रहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये माना जाता है, ऐसा प्रिडिक्टेड है, ये 100% वो नहीं है ना। स्टेरियोटाइपिंग देखो इसके हिसाब से क्या दिया, एंडोमॉर्फ स्लोपी लेजी टाइप के लोग, मेसोमॉर्फ हार्ड वर्किंग पॉपुलर, ऐसा कहा जाता है ऐसा। तो ये था हमारा सेल्डन के हिसाब से। नेक्स्ट है क्रेसमर्स के हिसाब से। क्रेसमर्स बॉडी टाइप उसने क्या दिया, एस्थेनिक, एथलेटिक, पाइनिक और डिस्प्लास्टिक। इनके फीचर्स याद रखना बस, कि एस्थेनिक मतलब पतला होता है या मोटा होता है, ऐसा टाइप का बस। कई बार मैं तो कॉलम वगैरह में आपको ये सब बस इतना से सिंपल सा देखने को मिल जाता है। तो एस्थेनिक का मतलब क्या होता है कि थिन, स्मॉल, वीक, है ना। ये देखो दिखा हुआ है यहाँ पे, अ डिफरेंशिएसी ऑफ थिकनेस इज इन थिकनेस कंबाइंड विथ एवरेज अन, क्या लिखा, अनटेंसेंट लेंथ। जो लंबे से पतले से लोग होते हैं एस्थेनिक टाइप के, है ना, इनके जो फीचर्स क्या देखो, मसल्स, बोन, नेक, बोन, ये सब क्या रहते हैं, मतलब लेस ग्रोथ डेवलप रहते हैं। तो पतले से कमजोर से लोग, वीक टाइप के, वो एस्थेनिक होते हैं, है ना। एथलेटिक मतलब मस्कुलर, ब्रॉड टाइप के, ठीक है, उस टाइप के लोग को बोलते हैं एथलेटिक। स्ट्रॉन्ग डेवलप मस्कुलराइजेशन, स्केलेटल वेल डेवलप स्किन, ब्रॉड चेस्ट, है ना।
तो ये टाइप के लोग एस्थेटिक होते हैं। सपोज लाइक स्प्रिंटर समझ लो, है ना, तो जो वेल डेवलप रहते हैं वो एथलेटिक रहते हैं, उसमें जैसे एंडोमॉर्फ मेसोमॉर्फ की तरह। और पाइनिक, ये क्या है, इसका मतलब क्या है, पाइनिक टाइप के लोग फैटी, स्टॉकी फैटी। पाइनिक मतलब फैटी टाइप के, मोटे, फेट, राउंडेड फिगर, सॉफ्ट ब्रॉड फेस, है ना, वो जो पेड़ गाल के नीचे भी जो चीन में भी फेस में भी फेट डिपॉजिट हो जाता है ना, राउंड फेस रहता है, जॉ के नीचे भी फेट रहता है। तो ये क्या है, थोड़े से राउंडेड टाइप के लोग, पाइनिक, है ना, सॉफ्ट जैसे स्किन रहती है, वाइड रहते हैं, शॉर्ट रहते हैं, हाथ छोटे रहेंगे पर मोटे मोटे रहेंगे। तो गोलू मोलू टाइप के लोग जो होते हैं वो क्या रहते हैं, पाइनिक रहते हैं। और डिसप्लास्टिक मतलब अनअप्रोप्रिएट बॉडी, मतलब कुछ अनअप्रोप्रिएट बॉडी। तो ये अलग टाइप का हो गया। ये 4 टाइप के हैं। तो इसमें मेन क्या याद रखना है आपको, एस्थेनिक मतलब दुबले पतले, जस्ट लाइक एक्टोमॉर्फ की तरह, एथलेटिक मतलब मेसोमॉर्फ की तरह, और पाइनिक मतलब एंडोमॉर्फ की तरह, मोटे। तो इसमें अलग से टर्मोलॉजीज दे दी है क्रिसमस के हिसाब से। तो ये 4 क्लासिफिकेशन है। सर एग्जांपल लिखा है आंसू सर। अरे यार वो मेरे बेचमेट थे, उनका नाम लिख दिया मैंने याद रखने के लिए। ये इसमें जनक, सर ऊपर भी लिखा है जनक। वही तो मैं ऐसे ही करता हूँ। वो साइकोलॉजी में भी वो पढ़ रहा था ना, उसमें उसमें सबके नाम लिख दिए थे मैंने। सर आशु सर का नाम आशु बोलना मत यार उसको। डिस्प्लास्टिक मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ सर। वो पर्सनालिटी में भी लिखा हुआ था नाम, तुमने नोटिस नहीं किया? जब हम क्लियर सा दिख रहा है सर, तो लगा क्या है ये। देखो, और इसमें डिटेल है सैंडल का। ये पढ़ सकते हो आप। जो एक्टोमॉर्फ है उनको सेरिब्रोटोनिक भी बोलते हैं, सेरिब्रोटोनिक, है ना। जो कि एक्टोमॉर्फ रिलैक्स, सोशल, कंफर्ट, लविंग, पीस, इस टाइप के लोग हैं। एक्टोमॉर्फ मतलब दुबले पतले, ठीक है। ये प्रेडिक्टेड बिहेवियर है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, कि ये इसके हिसाब से ऐसे टाइप हो सकते हैं। ये ट्रेट आपको मैं भेज दूंगा पीपीटी, इसमें से इन्फॉर्मेशन जो आपको लगे वो पढ़ लेना। मेसोमॉर्फ को सोमेटोस्टोटोनिक भी बोलते हैं, सोमेटोटोनिक। और मोटे को क्या बोलते हैं, विस्ट्रोटोनिक बोलते हैं, ये याद रखना। एंडोमॉर्फिक को क्या बोला जाता है, आल्सो नॉन एज विस्ट्रोटोनिक, है ना। ये था हमारा सोमेटोटाइपिंग के ऊपर। इतना याद रखना, इससे ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ना नहीं है। ये जो इनके टर्मिनोलॉजी थी ना, उसका मतलब क्या, ये याद रखना बस। और वो रेशियो 7 वगैरह ये सब चीज़ याद रख लेना। अब पढ़ते हैं हम स्किन फोल्ड कैलिपर के ऊपर। स्किन फोल्ड कैलिपर क्या होता है कि हम क्या करते हैं, सबक्यूटेनियस फैट को मेजर करके प्रिडिक्टेड फैट का परसेंटेज निकालते हैं, राइट। तो जो भी हमारी बॉडी में सबक्यूटेनियस फैट है, कहाँ पर रहता है, स्किन के नीचे रहता है, एडिपोज टिश्यू में जमा रहता है। तो उससे हम स्किन की थिकनेस को पता करके, स्किन जो हमारी स्किन के नीचे फैट है उसकी थिकनेस को, सबक्यूटेनियस को फैट को मेजर करके हम प्रिडिक्ट करते हैं कि कितना होगा टोटल बॉडी फैट, ठीक है। तो प्रिंसिपल बिहाइंड सबक्यूटेनियस टेक्निक इज दैट द अमाउंट ऑफ सबक्यूटेनियस फैट इज प्रोपोर्शनल टू द टोटल बॉडी फैट, ठीक है। ऐसा एज्यूम किया जाता है। इट इज एज्यूम दैट अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ द टोटल फैट इज लोकेटेड सबक्यूटेनियसली। तो हमारी जो बॉडी का टोटल फैट है ना, उसका ऐसा एज्यूम किया जाता है कि 1/3 फैट हमारे सबक्यूटेनियस फैट में होता है। तो इस सबक्यूटेनियस फैट को मेजर करके वी कैन प्रिडिक्ट द टोटल फैट परसेंटेज इन अवर बॉडी। सो व्हाट वी डू इन द स्किन फोल्ड कैलिपर, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको जो स्कोर आता है, स्किन फोल्ड कैलिपर का जो स्कोर आता है, उसको हम बॉडी डेंसिटी में कन्वर्ट करते हैं फॉर्मूले से। तो
बॉडी डेंसिटी में कन्वर्ट करते हैं, और बॉडी डेंसिटी को कन्वर्ट करते हैं हम फैट परसेंटेज में। स्किन फॉल का सर स्कोर। ये हाँ सर जो सर बीएमआई होता है सर 600 सर, वो सर नॉर्मल वाले बीएमआई सर हमेशा सर वेरी क्यों करता है सर? तो थोड़ा मतलब अलग वो रहता है क्या सर इनका सर? क्योंकि उस दिन हम लोग सर लैब में गए थे तो सबने बीएमआई चेक किया सर, सबका मतलब सबका ऊपर ही आया था। कोई ऐसे उस हिसाब से देखेंगे सर तो सब तो फिर ओवरवेट ऐसे हो रहे हैं। वो बीएमआई क्या है, एक सिस्टमेटिक तरीका नहीं है ओबेसिटी मेजर करने का। अब यहाँ पे जैसे हम देखें तो दो पर्सन है, पर्सन ए और पर्सन बी, दोनों का वेट 80 kg है सपोज, है ना। अब ये पर्सन ए में क्या है, वेट है इन द फॉर्म ऑफ मसल्स, और पर्सन बी में फैट है, वेट है इन द फॉर्म ऑफ फैट। ये ओबेस टाइप का वेट है और ये मस्कुलर है, तो क्या ये ओबेस हो जाएगा? नहीं ना। तो बीएमआई इज नॉट अ गुड वे, बीएमआई इनकम्प्लीट है पूरा, मतलब इससे हम ओबेसिटी मेजर नहीं कर सकते। तो सर फिर जो वो स्केल है सर बीएमआई के साथ उसका क्या हो रहा वो तो ऐसे ही है, वो तो वैसे है? हाँ वो तो हम उसको ले ही नहीं सकते स्टैंडर्ड सही तरीका मेजर करने का, गलत है बीएमआई। समझ रहे हो? जो बीएमआई का जो चार्ट वगैरह है ये सब कुछ गलत है। देखो इससे हम ये पता कर सकते हैं कि हाँ ये पर्सन ओवर वेट है, बट ओवर वेट का मतलब ये नहीं है कि वो अनहेल्दी है। ओवर वेट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मसल्स, दैट इज हेल्दी, बट इफ ओवर वेट इन द फॉर्म ऑफ फैट, दैट इज अनहेल्दी। ठीक है, तो जिसमें अगर ओबेस बता रहा है तो ओबेस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर मसल्स के फॉर्म में है तो कहाँ से ओबेस हो जाएगा वो? सपोज हमने देख लिया हुसैन बोल्ट, अब उसका वेट बहुत ज़्यादा बताया, सपोज 80-90 kg बताया, तो क्या वो ओबेस है? और दूसरा पर्सन हमारे पास सेम है जो 80 kg है ना, तो वो ओबेस हो सकता है। अब हुसैन बोल्ट या फिर जो भी ये कौन है अच्छे एथलीट हमारे इसमें, जैसे नीरज चोपड़ा है, अब नीरज चोपड़ा का वेट तो टोटल वेट तो ज़्यादा होगा ना, बट वो मसल की फॉर्म में मस्कुलर है वो, तो बीएमआई तो ज़्यादा बताएगा, बट बीएमआई में ये देखना है कि वो मसल्स का है कि बॉडी वेट का। तो बीएमआई इज नॉट अ गुड वे टू प्रिडिक्ट द ओबेसिटी, इट इज अ वेरी रो एंड वेरी पुअरेस्ट वे, राइट? But what is the valid way, sir? वैलिड वे इज डेक्सा स्कैन, बायोइलेक्ट्रिकल इम्पिडेंस, right, hydrostatic weighing, and this comparative to BMI skin fall caliper is better comparative to BMI। सर वो सर एक बार रिपीट करना सर, वो तो वाटर तो कौन कौन से सर ये? और कौन सा है देखो, डेक्सा स्कैन, हाइड्रोस्टेटिक वेइंग, हाइड्रोस्टेटिक वेइंग, ठीक है, बायो इलेक्ट्रिकल इम्पिडेंस। अब देखो ये भी बोले तो हम एकदम 100% तो नहीं है, बट कंपेरेटिव बीएमआई इज मच मच फर्दर बेनिफिट, एकदम बेटर है ना। हाइड्रोस्टिक वेन इलेक्ट्रो बायोइलेक्ट्रिकल इम्पिडेंस, इसको बायोस्कैन भी बोलते हैं। वही बायोस्कैन की मशीनें, इलेक्ट्रोड लगते हैं, उससे प्रिडिक्ट किया जाता है फैट परसेंटेज। ठीक है, तो ये बीएमआई के कंपेयर में कई हद तक बेटर है, काफ़ी बेटर है। सबसे बेकार है बीएमआई, है ना, फैट परसेंटेज, फैट के ओबेसिटी मेजर करने के लिए। स्किन फॉल भी बेटर है बीएमआई के कंपेयर में, स्किन फॉल। ठीक है, तो हर किसी की अपनी अपनी लिमिटेशंस है, परफेक्ट एक भी बोल नहीं सकते, हर लिमिटेशंस है, किसी में ज़्यादा लिमिटेशंस है, किसी में कम है, राइट। तो देखो अब इसमें क्या बताया, जैसे एक्यूरेसी का, अब एक्यूरेसी देखो इसमें आप देख सकते हो कि ±35% है, ये है प्रिडिक्टेड लिमिटेशंस। द एक्यूरेसी ऑफ प्रिडिक्टिंग द बॉडी फैट परसेंटेज फ्रॉम द स्किन फॉल इज अप्रोक्सीमेटली 3.5% प्लस माइनस। अब मतलब 100% बिलीव नहीं कर सकते, ±3.5% है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये ऊपर नीचे हो सकता है 3.5%, है ना।
अब देखो साइट क्या क्या है, अब इसको अगर देखना हो तो आप देख सकते हो कहाँ कहाँ मेजर किया जाता है। अब अपने अपने प्रोटोकॉल्स है, मेल के लिए फीमेल के लिए जनरली ये साइट इस्तेमाल की जाती है कितनी जगह पे। प्रोसीजर हम देखें तो 1 सेंटीमीटर इसमें फिंगर और थंब का इस्तेमाल किया जाता है, परपेंडिकुलर पकड़ा जाता है स्किन की तरह, वैसी स्किन है फिंगर और थंब को, है ना। 1 to 2 सेकेंड के लिए रिपीटिंग करने से पहले वेट किया जाता है। ऑल बॉडी जो भी मेजरमेंट है सब कुछ राइट साइड से लिया जाता है, बॉडी वेट बॉडी का राइट साइड। अगर हमें ट्राइसेप्स का लेना है तो राइट वाले हैंड का लेंगे, लेफ्ट का नहीं। तो सारी चीजें राइट साइड में लेंगी लिए जाएगी, ठीक है, ये रूल है। अब देखो यहाँ पे अलग अलग प्रोटोकॉल्स है, 3 साइड 7 साइड। अगर 7 साइड लेना है तो उसमें क्या क्या लिया जाता है, चेस्ट, मिड मैक्सिलरी, ट्राइसेप्स, सबस्क्यूलरिस, एब्डोमिनल, सुप्राइलिक, थाई। तो ये 4 साइड है। अगर 3 साइड का लेना है तो चेस्ट, एब्डोमिनल और थाई का लिया जाता है। एक अलग तरीका से ये भी है, चेस्ट, ट्राइसेप और सबस्क्यूलरिस। तो ये अलग अलग प्रोटोकॉल है, हमें कौन सा लेना है ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। इनके अपने अपने फॉर्मूले हैं बॉडी डेंसिटी निकालने के लिए, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, 1 1 1 2 माइनस, ये फॉर्मूला लिख दो, इंटू सम ऑफ ऑल, तो ये फॉर्मूला है। तो जो भी सम रहेगा उस सम सबसे पहले निकालेंगे बॉडी डेंसिटी, और उससे बॉडी डेंसिटी निकालेंगे फेट का परसेंटेज। फीमेल में देखा जाए तो ये पार्ट है, चेस्ट 7 साइड में 7, चेस्ट, मिड मैक्सिलरी, ट्राइसेप्स, सबस्क्यूलरिस, एब्डोमिनल, सुप्राइलिक, थाई। 3 साइड में ये साइड्स है, ठीक है। देखो और इंफॉर्मेशन इसमें देखो, द एस्टिमेट बॉडी परसेंटेज कैन बी डिराइव फ्रॉम मेजरमेंट ऑफ होल बॉडी डेंसिटी रेशियो ऑफ बॉडी मास वॉल्यूम, है ना। बॉडी डेंसिटी क्या, बॉडी मास, बॉडी वॉल्यूम, कितनी पैक्ट है, कॉम्पैक्ट है बॉडी। मसल्स का मास देखो, अगर 1 kg मसल्स ले रहे हैं हम, तो आप सभी को पता है इतने से एरिया में 1 kg मसल्स आ जाएगी। पर 1 kg फेट लेंगे ना तो वो ज्यादा एरिया में आएगा, लार्जर एरिया में आएगा, इतना ज्यादा। तो जो मसल्स की डेंसिटी होती है ना वो कम होती है, मतलब ज्यादा होती है, कम एरिया में ज्यादा मसल्स आ जाएगी। फेट क्या रहता है, फुला हुआ रहता है, स्पंज की तरह बोल सकते हैं आप उसको, तो वो ज्यादा एरिया कवर करता है फेट, राइट। डेंसियोमेट्री हैज बीन रिफर्ड used as a reference or criteria standard for assessing body composition for many years. Although dual energy X-ray absorptiometry, जो मैंने बोला डेक्सा स्कैन, क्या बोलते हैं उसको, ड्यूअल एनर्जी एक्सरे absorptiometry and multiple compartment modeling have recently gained popularity as a criteria measures. The limiting factor in body measurement of body density is accuracy of body volume measurement, because of measurement of body mass weight is considered highly accurate. एक हाइड्रोडेंसियोमेट्री है, अंडर वाटर वेइंग भी बोलते हैं, जो बेस्ड करता है आर्किमेडिक प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। बॉडी को इमर्स किया जाता है वाटर में, है ना, और उसके कितना वाटर डिस्प्लेस किया जाता है उसको मेजर किया जाता है। किसी भी चीज को हम पानी में डालेंगे तो पानी डिस्प्लेस होगा ना, तो उसको मेजर किया जाता है बियॉन्ड बाय काउंटर फोर्स इक्वल टू द बॉडी वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, एंड दिस लॉस ऑफ वेट इज वाटर अलाउज फॉर कैलकुलेटिंग बॉडी वॉल्यूम, ठीक है। जिससे बॉडी का वॉल्यूम कैलकुलेट किया जाता है हाइड्रोडेंसियोमेट्री, और इसको हाइड्रोस्टैटिक वेइंग भी बोलते हैं। बोन्स एंड मसल टिश्यू आर डेंसर देन वाटर वेयरएज फैट इज लेस डेंस। एक बात का ध्यान रखना, फैट की डेंसिटी बहुत कम होती है ना। आपको मैंने क्या बोला अभी, मसल्स और बोन क्या होते हैं, डेंस होते हैं, पर फैट क्या होता है, वाटर से कम डेंस होता है। देयरफॉर व्हेन टू इंडिविजुअल हैव द सेम बॉडी मास, द पर्सन विथ मोर फैट फ्री मास वेट मोर इन वाटर एंड हायर बॉडी डेंसिटी, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं, 2 पर्सन को हम पानी में डालें, दोनों का मास सेम है, पर जिनका मसल मास ज्यादा है ना उसका बॉडी में वेट ज्यादा रहेगा। ये बात का ध्यान रखना। देखो क्या लिखा है, व्हेन टू इंडिविजुअल हैव द सेम बॉडी मास
द पर्सन विथ मोर फैट फ्री मास वेट मोर इन वाटर and has a higher body density and lower percentage of body fat compared to person with less fat free mass. ठीक है, तो ये क्या होता है, फेट में डिफरेंस आने से क्या होता है कि हमारा इसके अंदर वाटर के अंदर जो वेइंग है वो इसमें चेंजेस आएगा. आर्किमेटिक प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया जाता है इसमें. वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस किया उसके हिसाब से प्रिडिक्टेड किया जाता है. फेट परसेंटेज वगैरह ये सारी चीज़ें हैं. इस सारा डिटेल में पढ़ना नहीं है हमें. Although hydrostatic weighing is a standard method for measuring body volume, hence body composition, it is required special equipment, right? और किससे मेजर किया जाता है? बॉडी वॉल्यूम कैन बी मेजर बाय प्लेथिस्मोग्राफी. एयर डिस्प्लेस्ड इन अ क्लोज चेम्बर. एयर का इस्तेमाल होता है, जैसे वाटर में डुबाते हैं वैसे एयर डिस्प्लेस कितनी हुई है एक क्लोज चेम्बर में, कितना आपने ऑक्यूपाई किया स्पेस. अब देखो ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं? बॉडी फेट कैन बी एस्टिमेटेड वंस द बॉडी डेंसिटी डिटरमाइंड. अब हमारे पास में बॉडी डेंसिटी है तो उसको कैसे कन्वर्ट करें? द मोस्ट कॉमन प्रिडिक्शन इक्वेशन एस्टिमेटेड परसेंटेज बॉडी फेट फ्रॉम बॉडी डेंसिटी. तो ये फॉर्मूला है, ठीक है. बॉडी फेट कैसे निकालते हैं बॉडी डेंसिटी से, इसको लिख लो फॉर्मूले को. तो ये था बॉडी कंपोजिशन और सोमेटोटाइप के ऊपर. देखो कितना रहना चाहिए फेट. अ consensus opinion for exact percentage of body fat value associated with optimum health risk yet to be defined. However, range of 10 to 22% for male. कितना मेल के लिए? कितना 10 to 22%. फीमेल के लिए कितना 20 to 32%. हैज लॉन्ग व्यूड एज अ सेटिस्फैक्ट्री फॉर हेल्थ. क्लियर है? तो मैन के लिए इतना होना चाहिए, ये सेफ है, और फीमेल के लिए ये रेंज है. फीमेल में कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है फेट, और जो कि हेल्दी है. ज़्यादा फेट होना फीमेल में इट्स नॉर्मल. क्लियर है? तो ये था हमारा सोमेटोटाइपिंग एंड बॉडी स्किन फोल्ड कैलिपर के बारे में. कल की क्लास में हम पढ़ेंगे जो भी बचा हुआ टॉपिक है. एक मिनट रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो. अभी चिंता मत करिए, हम जल्दी जल्दी सब कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करते जाएंगे.